चैप्टर 166 कौन बनेगा दूल्हा। अभिमान के पिता समीर से मुलाकात करने के बाद शौर्य अपने कमरे में बैठकर अपने कंपनी के सारे कामकाजों को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आदित्य अग्निहोत्री को चुन लिया था। शौर्य ने तय किया था कि जब वह समरलोक के लिए चला जाएगा तो वह आदित्य और अग्निहोत्री परिवार को अपना बिजनेस सौंप देगा। इसके चलते शौर्य ने आदित्य को अलग साधना तकनीक और युद्धकला का ज्ञान भी दे दिया था ताकि समय आने पर वह अपनी ताकत का उपयोग करके परिवार और बिजनेस की रक्षा कर सके। शौर्य ने आदित्य को वरुण और अरुण के साथ ट्रेनिंग के लिए डायमेंशन में फेंक दिया था। परिवार के सभी लोग अभी भी मुंबई में ही रुक थे क्योंकि कुछ ही दिनों में शौर्य की शादी की तारीख तय की गई थी, साथ ही विराज के शादी की भी तारीख तय हो चुकी थी। आज सुबह ही जाधव परिवार से सभी लोग शौर्य के आलीशान विला पर पहुंच चुके थे। घर पर अब फिर एक बार मेहमानों की आवाजाही बढ़ गई थी। इधर परमार परिवार ने भी अपने रिश्तेदारों को अद्विका के शादी का न्योता दे दिया था। आज अद्विका भी अपने आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। आज ड्यूटी पर उसके चेहरे की लाली सभी को साफ दिखाई दे रही थी। तभी अद्विका के साथ काम करने वाले लोगों में से उदय कुमार आज कुछ अलग ही इरादों के साथ अद्विका के सामने आया। उसके हाथ में गुलाब का बड़ा गुच्छा था और वह अद्विका के सामने आते ही अपने घुटनों पर बैठ गया और अद्विका की तरफ वह गुच्छा बढ़ाते हुए बोला, जब से तुम यहाँ ट्रांसफर होकर आई हो तब से मेरे रातों की नींद और दिन का चैन लूट गया है। कुछ सोचता हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आता है। कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आता है। इतना कहकर उदय ने अपने आंखों का फ्रेमलेस चश्मा अपनी 2 उंगलियों से ठीक कर दिया। अद्विका ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गई और फिर उसने अपने हाथ फोल्ड किए और बोली, मिस्टर उदय मैं आपकी कलीग हूं, कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं। दूसरी बात, मेरी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है और कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। आज मैं सभी को यही बात बताने के लिए आई थी। आप वैसे भी काफी काबिल डॉक्टर हैं, आपको कोई और लड़की मिल जाएगी तो मेरे बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। अद्विका ने भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ उदय का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अद्विका की बात सुनकर उदय को मानो कोई सदमा सा लग गया था। उसके हाथ में पकड़ा फूलों का गुच्छा उसके हाथ से कब फिसलकर गिर गया उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद जब उदय ने अपने आसपास देखा तो उसको ऐसा लगने लगा कि मानो धरती फैट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी आभा बदल गई। उसने अपने दांत पीसते हुए अद्विका को गुस्से से देख और बोला, अद्विका तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जरा मैं भी देखूं कि तुम्हारा होने वाला पति ऐसी कौन सी तौफ है। मैं देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक यादवों के खानदान से हूं। मेरा परिवार देश के उन गिने चुने राजसी परिवारों में से एक है। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास टैलेंट है। मैं देश के टॉप 10 एक्सपर्ट सर्जनों में से एक हूं। मेरे पास सब कुछ है। क्या तुम्हारा होने वाला पति मुझसे बेहतर है? ये सुनकर अद्विका को थोड़ा गुस्सा आया और वह थोड़ा चिढ़ा हुए बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। क्या तुमने डॉक्टर होने के अलावा कुछ और किया भी है? कभी दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा भी है? मैं जानती हूं कि तुम जान बचा तो सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए लाशों का अंबार लगा सकते हो? नहीं, न तो मेरे होने वाले पति से खुद की तुलना करना बंद कर दो।
और हाँ, अगर उसे जरा सी भनक भी लग गई कि तूने मुझे प्रपोज करने के बाद ये सब कहा था तो वो तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ खत्म कर देगा। अद्विका की बात उदय के लिए किसी चाटे से कम नहीं थी। उसे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और वह वहां से उठकर चला गया। उसके वहां से जाते ही हॉस्पिटल के बाकी लोग भी वहां से चले गए। सभी लोग अभी भी उदय के बारे में सोच रहे थे कि कैसे उदय का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और फिर उस पर अद्विका ने खुद के शादी की बात कैसे बताई। हॉस्पिटल का मैटर खत्म हुआ ही था कि उसे उसके दादाजी का फोन आया। फोन पर वे थोड़ा चिंतित थे। उन्होंने चिंता भरी आवाज में अद्विका को घर बुला लिया था। असल में विक्रम ने शादी के कार्ड्स छपवाकर अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों को भेज दिए थे, मगर आज सुबह उनका पुराना दोस्त, भाई और बड़ी अपने पोते के साथ उनके घर सुबह सुबह आ धमका था और उसने विक्रम के सामने इस शादी को कैंसिल करने की बात रख दी थी। उसे सुनकर अब विक्रम ब्रह्मसंकट में फंस गए थे। वो अपने दोस्त को ना नहीं कह सकते थे और शौर्य से शादी कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। अगर ये बात शौर्य तक पहुंची तो शौर्य उनके दोस्त के परिवार को ऐसे गायब कर देगा जैसे वो कभी इस धरती पर थे ही नहीं। विक्रम के इस दोस्त का नाम अनिरुद्ध बत्रा था, जो उन्हीं की तरह एक कर्नल रैंक के अफसर थे, और उनका पोता रोहन बत्रा एक बिजनेस टाइकून था। उसके आर्मी के साथ बिजनेस रिलेशन थे। उसकी कंपनी आर्मी को लगने वाले हर तरह के सामान को बनाकर देती थी। रोहन ने ये सब अपने दम पर खड़ा किया था और इस बात का रोहन को घमंड भी था। कुछ ही देर में अद्विका घर पहुंची। घर पर आते ही दादाजी ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। एक तो हॉस्पिटल में आज हुआ तमाशा कम था, जो अब एक और लड़का दूल्हा बनकर उसकी शादी तोड़ने के लिए आया था। उसका माथा अब ठनक गया था। फिर भी उसने अपने दादा को देखकर गुस्सा शांत किया और अपने दादा से प्यार से कहा, दादाजी आप मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं अब शौर्य से बेहद प्यार करती हूँ। अगर मेरे रिश्ते के बीच आप क्या खुद भगवान भी आए तो भी मैं शौर्य से ही शादी करूंगी, फिर भले आप अपने दोस्त से अपना रिश्ता ही क्यों ना खराब करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्विका की ये बात सुनकर विक्रम भी एकदम से सहम गए। लेकिन इधर रीना तो पूरा मूड बनाकर बैठी थी ये शादी तोड़ने का। उसने बिना अद्विका से पूछे ही इधर इस नए रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इस वजह से बत्रा परिवार के लोग खुश हो गए थे। तभी अद्विका के कमरे से विक्रम बाहर आए और उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए अनिरुद्ध से कहा, देख अनी मेरे यार, मेरी 2 पोतियां हैं, अगर तू चाहे तो मेरी दूसरी पोती का हाथ मांग ले, मैं खुशी खुशी उसका हाथ तेरे पोते के हाथ में दे दूंगा, लेकिन अद्विका का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये सुनकर अनिरुद्ध गुस्से से तिलमिलाकर बोला, तू क्या कहना चाहता है विकी कि मेरा पोता तेरी इस बेरोजगार पोती से शादी करे और अद्विका की शादी तू मेरे लिए तोड़ नहीं सकता? अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूं कि ये शादी कैसे होती है। मैंने उस दूल्हे को उसकी शादी से पहले नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी अनिरुद्ध बत्रा नहीं। अनिरुद्ध का इतना कहना ही था कि तभी कमरे में से अद्विका बाहर आई। उसके बाहर आते ही पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया। अद्विका की आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। उसने सीधे चलकर अनिरुद्ध को हवा में उठा लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या बोला तू अभी? तू मेरे पति को उठवाएगा, वो भी शादी से पहले? पर तू वो दिन देखने के लिए जिंदा रहेगा तो ना? इतना कहकर अद्विका ने अनिरुद्ध के बूढ़े शरीर में एक जोरदार पंच दे मारा। पंच पड़ते ही अनिरुद्ध एकदम से अकड़ गया। उसकी आंखें बाहर आ गई। उसे अब अपने सामने साक्षात मौत दिख रही थी। तभी रोहन ने अपने कमर से पिस्तौल निकाली और अद्विका के ऊपर तानकर कहा,
ए लड़की, चुपचाप मेरे दादाजी को छोड़ दे वरना पूरी मैगजीन तेरे अंदर खाली कर दूंगा। रोहन की बात सुनकर अद्विका ने अनिरुद्ध को किसी हल्के खिलौने की तरह रोहन के ऊपर फेंक दिया और अगले ही पल वह रोहन के संभलने से पहले उसके हाथ को पकड़कर उसे देख रही थी। उसका हाथ उस गन के नोजल पर था और रोहन अब गोली नहीं चला सकता था। अगले ही पल एक झटके से अद्विका ने पूरी पिस्तौल तोड़कर रख दी। पिस्तौल के पुर्जे जमीन पर गिर गए। अद्विका ने रोहन को कॉलर से पकड़ा और बोली, बहुत शौक है न तुझे बंदूक से खेलने का, तो ये देख, इसे असली बंदूक कहते हैं। इतना कहकर उसने अपने स्टोरेज के अंदर से एक पिस्तौल निकाली जो उसे शौर्य ने दी थी। अद्विका ने बंदूक की पूरी नली रोहन के मुंह में दबा दी। रोहन की हवा अब टाइट हो चुकी थी। उसकी आंखें फैल गई थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी अद्विका आगे बोली, तुझे और तेरे बुड्ढे को मेरे दादाजी ने एक अच्छा ऑप्शन दिया था, पर तेरे दादाजी को तो मुझे बहू बनाने की बड़ी चूल मची थी। अब बोल, क्या तू मुझे संभाल पाएगा? मेरा दिमाग जब भी हटेगा तो मैं लोगों की जान लेती हूं, क्या तू उसे सहन कर पाएगा? अद्विका का ये रूप देखकर अनिरुद्ध और रोहन के पसीने छूट गए थे। उन्हें जो लड़की एकदम से कमजोर और मासूम लग रही थी वो इतनी सनकी निकलेगी, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़े और माफी मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दो, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे दादाजी की बात समझनी चाहिए थी। अनिरुद्ध उसके बाद विक्रम की ओर दया की नजरों से देख रहा था। तभी विक्रम भी अपने होश में आते हुए अद्विका से बोला, अद्विका, उसे अब सब कुछ समझ आ गया है, अब तुम अपना गुस्सा शांत करके अपने कमरे में चली जाओ। विक्रम के इतना कहते ही अद्विका ने अपनी सरसर निगाहों से एक बार बत्रा परिवार के बाकी लोगों को देखा, जिसमें रोहन के माता पिता और बहन भी थी। अद्विका उसके बाद तुरंत अपने कमरे में चली गई। अद्विका के जाते ही विक्रम ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल कि मैं मेरी पोती की शादी तुम्हारे इस कमजोर चूहे से क्यों नहीं करना चाहता था। उसका गुस्सा और ताकत एकदम अलग लेवल की है। वो अगर तेरे घर की बहू बनती है तो तेरा घर तबाह हो सकता है। ये तो बस एक ट्रेलर था। उसके बाद उन्होंने एक बार सभी बत्रा परिवार के लोगों को देखा और फिर आगे बोले, और हाँ, तू कह रहा था कि तू दूल्हे को उठवा देगा, तो मैं बता दूं कि दूल्हा कोई और नहीं, शौर्य अग्निहोत्री है। वही ब्रिगेडियर जनरल जिसने माउंटेन रेड्स को ट्रेनिंग दी है और वो गीतांजलि कॉरपोरेशन का मालिक है। उसके आगे तेरा ये पिद्दी कहीं भी नहीं टिकेगा। तो अब तू ही बता कि मेरे दूसरी पोती का ऑप्शन कहाँ गलत है? वो एकदम नॉर्मल है। तू चाहे तो अभी भी उसके बारे में सोच सकता है। अनिरुद्ध ने जब ये सुना तो उसे अब एकदम से डर लगने लगा। वो शौर्य को कैसे नहीं जानता था। वो तो बस हुआ ये कि उसने अभी तक शादी के कार्ड को खोलकर देखने की जहमत नहीं ली और आज उसे ये झटका लग गया। रोहन की तो हवाइयां उड़ने लगी थी। उसे तो बस उसके चेन्नई के उस दोस्त ने अद्विका की फोटो भेजी थी और शादी तोड़ने के लिए कहा था, मगर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो शौर्य से पंगा लेने जा रहा है। पूरी बत्रा फैमिली अब डर के मारे कांप रही थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब आज शेर की मांद में हाथ डालने के बजाय अपना पूरा सिर देने चले आए थे। पूरे देश में शौर्य का नाम किसी सबसे बड़े विलेन से कम नहीं था। उसके नाम से देश के बड़े से बड़े ऑफिसर, बिजनेसमैन डर से कांपने लगते थे। शौर्य का रिकॉर्ड ही खून खरबों से भरा था। उसका असली रिकॉर्ड तो आर्मी वालों को मुंह जुबानी याद हो गया था। उसके सिर्फ नाम से पूरा पाकिस्तान गहरे सदमे में चला जाता था। ऐसे आदमी के सामने रोहन बत्रा की क्या औकात होगी।
वहीं दूसरी ओर शौर्य की पहचान से अनजान उदय यादव अपनी ही धुन में अद्विका को उठाने के सपने देख रहा था। इसीलिए आज उसने अपने हॉस्पिटल के एक लड़की को अपने विला पर बुलाया था। ये अद्विका के साथ काम करने वाली डॉक्टर थी। इसका नाम मनाली था। उसे उदय ने आज यहां अद्विका को फंसाने के लिए बुलाया था। उदय ने उसे 10 लाख रुपए दिए और उसे सिर्फ इतना करना था कि वो अद्विका को फोन करके उसे किसी बहाने से घर से बाहर बुलाए। बाकी के काम उदय के आदमी करने वाले थे। उदय के कहे मुताबिक मनाली ने अद्विका को फोन लगाकर उसे मिलने के लिए जिद की और उसे आज शाम शादी की शॉपिंग करने के बहाने शहर के सबसे बड़े इंटरसिटी मॉल में बुला लिया। अद्विका ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार निकाली और मॉल के लिए निकल गई। जब अद्विका उसके घर से बाहर निकली, 2 काली गाड़ियां उसका पीछा करने लगी। जब उन्हें लगा कि रास्ता खाली है तो उन्होंने अद्विका के गाड़ी को अपनी गाड़ियों को रास्ते के बीच में रोककर रुकवाया। अद्विका को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने उस गाड़ी से उतरने वाले गुंडों को देखा तो उसे अंडे हो गया कि ये किडनैपिंग है। अद्विका भी बिना डरे अपनी गाड़ी से बाहर निकली। उन गुंडों ने अद्विका को घेर लिया और उसे बेहोश करने के लिए रुमाल पर दवा छिड़की और उसकी ओर बढ़ गए। जब वह गुंडा अद्विका के पास पहुंचा तो अचानक से अद्विका किसी भूत की तरह उसके सामने से गायब हो गई और अगले ही पल वह दवा से भरा रुमाल उस गुंडे की नाक पर था। उसने जब उस दवा को सूंघा तो कुछ ही सेकंड्स में वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके बाद अद्विका ने अपनी जगह बदली और दूसरे गुंडे के पीछे जाकर उसकी दोनों जांघों के बीच जोरदार लात मारी। ये लड़कियों की तकनीक इस्तेमाल करने में अद्विका सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थी। उसके एक ही लात में उस गुंडे के दोनों पैरों के बीच से खून की धारा बह निकली। उसके उस जगह के अंग अब हमेश के लिए खराब हो चुके थे। अगले ही पल बाकी गुंडे सतर्क हो गए थे, मगर अद्विका के सामने उनका टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अद्विका ने उन लोगों को इतनी बेदर्द से मारा कि वो लोग अद्विका के कुछ पूछने से पहले ही सब कुछ बोलने लगे। मैडम, हमें माफ कर दो, हम तो सिर्फ उदय मालिक के ऑर्डर पर ये सब कर रहे थे। उन्होंने आपको बेहोश करके उनके विला पर लाने के लिए कहा था। वो आपके साथ उसके बाद बहुत गलत हरकत करना चाहते थे। चैप्टर 167 अद्विका का चंडी स्वरूप। समीर गिल की चाल। अद्विका इस वक्त अपने किडनैपर्स के सामने खड़ी थी और उन किडनैपर्स ने उसे सारी हकीकत बता दी थी। अद्विका ने जब ये बात सुनी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उदय उसके साथ ऐसा करने की सोच सकता है। उसने अपनी मुठिया भींच ली, फिर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आई, बिल्कुल शौर्य की तरह। उसने एक गाना गाते हुए उन गुड़ को देखा। गलियां रोशन रखना, सारी सारी रातें जगना, आने वाला लौट न जाए, आने वाला लौट न जाए। उसके बाद अद्विका ने अपना हाथ झटक दिया और काले आग की लपटें उसके हाथ से निकलने लगी। उसके बाद उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ उन गुंडों की चीखें सुनाई देने लगी, जो कुछ समय बाद अपने आप बंद हो गई। अद्विका ने उन गुंडों के साथ उनकी गाड़ी को भी जला दिया था। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त भी वह वही लाइन दोहरा रही थी। अद्विका का ये रूप बेहद डरावना लग रहा था। दूसरी ओर आज सुबह से समीर गिल बेहद परेशान था। उसने इतनी मिन्नतें करने के बाद भी वह नहीं माना। उसे आज भी वह 20 साल पहले की रात याद आ रही थी, जब उसने अपने परिवार की खातिर अपनी पत्नी को त्याग दिया था। असलियत यही थी कि 20 साल पहले अभिमान के मां को बेइज्जत करके खुद समीर ने घर से निकाला था। इसके पीछे समीर का परिवार जिम्मेदार था। मगर अब जब समीर को अपने बेटे की जरूरत महसूस हुई तो वह उसे वापस लेने के लिए आया था।
अभिमान के मां ने अभिमान से ये सच्चाई छुपा कर रखी थी। उसने अभिमा को सिर्फ ये बताया था को समीर एक एक्सीडेंट में मारा गया था। समीर उस रात को बार बार याद करके खुद को कोस रहा था। उसे भी अच्छे से मालूम था कि उसकी पत्नी बैग थी, फिर भी उसने ऐसा खेल अपने परिवार के खातिर अपने पत्नी के साथ खेला था। कुछ सोचकर समीर ने अभिमान से मिलने के लिए शौर्य के ऊपर दबाव बनाने की सोची, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि शौर्य से पंगा उसे महंगा पड़ सकता है। इसीलिए उसने शौर्य को इमोशनली ब्लैकमेल करने की सोची और रागिनी और दुष्यंत की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाली। समीर को इतना पता था कि शौर्य अपने माँ बाप से दूर रहता है और उनके बीच के रिश्ते की खटास को वह अच्छे से जानता था। उसने रागिनी और दुष्यंत को फोन करके उन्हें बताया कि वह शौर्य और उनके बीच सुलह करवा सकता है। वह शौर्य को उनसे फिर एक बार मिल सकता है। ये सुनकर दुष्यंत और रागिनी को फिर एक बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो लोग अब शौर्य को अच्छे से जानते थे कि वह उन्हें अपने सामने देखना तक नहीं चाहता है, पर समीर की वजह से उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी। समीर ने उन्हें बताया था कि वह शौर्य के दोस्त का पिता है और शौर्य उनकी बात को बिल्कुल नहीं टाल सकता। इसी वजह से दृश्य भी बिना सोचे समझे मुंबई के लिए रागिनी के साथ निकल गया। वे दोनों भी उसी शाम मुंबई पहुंच चुके थे। इधर अद्विका रात के 9 बजे के आसपास उदय के विला पर पहुंच चुकी थी। उदय ने पूरे विला के अंदर मौजूद सभी लोगों को छुट्टी पर भेज दिया था और अपना कमरा फूलों से सजा दिया था। आज वह विस्की के पेग पर पेग लगाए जा रहा था। जब अद्विका उसके विला पर पहुंची तो उसने सबसे पहले उदय को देखा, जो कि अपनी ही धुन में गाना गुनगुनाते हुए अपने पैग का मजा ले रहा था। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। तभी अचानक उदय की आवाज रुक गई। उसके सामने अद्विका अपने बाल खुले रखकर खड़ी थी। इस समय वह किसी चंडी से कम नहीं लग रही थी। अद्विका ने उदय को देखा और फिर एक शैतानी आवाज में बोली, तुम तो मेरे लिए गालियां रोशन रखी है, दरवाजे खुले हैं और तू मेरे इंतजार में जाग रहा है। मैंने जैसा कहा तुम किया, पर क्या करे, ये रात मिलन की नहीं दहन की है। तेरी बदकिस्मती है ये। उदय को मानो कोई शौक लगा हो, वह आंखें फाड़कर अद्विका को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके लोग कहाँ चले गए हैं। वो लोग क्यों अद्विका के साथ नहीं आए और ये अद्विका आज इतनी खतरनाक क्यों दिखाई दे रही है। तभी अद्विका ने भारी भारी कदमों से उदय की ओर जाने लगी। उसका हर एक कदम उदय को अंदर तक डराने के लिए काफी था। उसके हाथ पैर जम चुके थे। तभी अद्विका के माथे पर बना लाल रंग का त्रिशूल सुनहरे रंग से चमकने लगा और उसके बाल हवा में लहराने लगे। अद्विका की आंखें लाल हो गई और उसके माथे का त्रिशूल अब अपना आकार बदलने लगा। अद्विका के माथे पर एक त्रिपुंड नजर आने लगा। अंडे की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी, मगर अद्विका का ये बदलता रूप देखकर उसे अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा। उदय के हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए थे। हर कदम के साथ अद्विका और उसके बीच का अंदर कम होने लगा था। उदय ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत की और बोला, अद्विका देखो, मेरा तुम्हारे साथ का कभी गलत करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहता था। मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं कभी तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ये सुनकर अद्विका जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे तो शक होता है कि तू सच में कोई काबिल डॉक्टर है या सिर्फ तू तुक्के से डॉक्टर बना है। तुझे एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस वक्त तूने मुझे किडनैप करने की सोची, उसी वक्त तेरी नर्क में एक सीट बुक हो गई थी। इतना कहकर अद्विका ने अपने हाथ में अपनी तलवार निकाली, जिसे देखकर अब उदय ने अपनी पैंट ही गीली कर दी।
उसकी जान उसके गले में अटक गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि अद्विका के हाथों में हवा से तलवार आई थी। उसे अब अच्छे से पता चला था कि उसने किसी आम लड़की को नहीं छेड़ा है। ये लड़की बेहद खतरनाक और डरावनी है। अद्विका ने उस तलवार को उदय के गले पर रखा तो उसकी नजर वहीं टेबल पर रखे नींबू पर गिरी। अद्विका ने उस नींबू को उठाया और तलवार की नोक पर लगाया। उसके बाद अद्विका ने फिर से उदय के गर्दन पर वह तलवार रख दी। तभी अद्विका उदय से बोली, तूने एक दानव की तरह हरकत की है तो उसकी सजा तेरे वध से होगी, ताकि तेरी आत्मा जब नर्क में जाए तो उसे और अच्छी ट्रीटमेंट मिले। इतना कहकर अद्विका ने अपने दांत भींचे और जोरदार दहाड़ के साथ दोनों हाथों से तलवार को उठाया और एक ही झटके में उदय का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उदय के सिर के गिरते ही पूरे विला के अंदर खून का फव्वारा निकल गया, जिसमें अद्विका भी भीग चुकी थी। अद्विका उसके बाद आराम से चलते हुए गेट तक आई और उसके बाद उसने अपने हाथ में एक आग का गोला प्रकट किया और उसे उस विला के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा का पूरा विला बर्बाद हो गया। अब इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद अद्विका ने अपनी आंखें बंद की और इसका रूप फिर एक बार नॉर्मल हो गया। अद्विका ने एक मुस्कान बिखेरी जो बेहद मासूम थी, फिर वह गाना गुनगुनाते हुए अपने कार में बैठकर वहां से चली गई। इधर शौर्य के विला पर समीर गिल दुष्यंत और रागिनी को लेकर शौर्य के सामने खड़ा था। समीर ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य तुम कितनी भी कोशिश करो और दुनिया को चिल्लाकर बताओ कि ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, मगर असलियत तो यही है कि ये तुम्हारे माँ बाप है। जिस तरह मैं अपने बेटे से मिलने चाहता हूँ उसी तरह ये दोनों भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शौर्य एकदम शांति से समीर को देखने लगा। शौर्य भी आज जानना चाहता था कि असल में समीर उसे ये करके क्या बताना चाहता है। तभी समीर आगे बोला, शौर्य तुम्हें मुझे और इन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि अभिमान और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। मुझे पता है जब अभिमान की माँ मुझे देखें तो वह मेरी बात समझ जाएगी। प्लीज हमें एक बार चांस दे दो। शौर्य को समीर की दलील अधूरी और बेस्वाद लगी। उसने समीर को देखकर कहा, मजा नहीं आया समीर, जरा कुछ और भी बोलो ताकि मैं आज कन्विंस हो जाऊं। शौर्य की बात सुनकर अब समीर अचानक से चुप हो गया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने फिर एक बार दुष्यंत की ओर देखा ताकि वह कुछ तो बोले। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली, फिर वह शौर्य से बोला, शौर्य मुझे पता है कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन अब तुम बड़ा दिल रखकर तुम हमें माफ कर दो। हमारी तरह समीर भी अपने बीवी और बेटे का अपराधी है, उसे भी अपने परिवार से माफी मांगने का मौका दे दो। दुष्यंत की बात को शौर्य ने बड़े शांति के साथ सुना, फिर वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसके ऐसा करते ही सभी लोग हड़बड़ा गए, लेकिन तभी शौर्य ने हाथ दिखाकर उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं अभिमान और उसके माँ को लाने जा रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर शौर्य तो वहां से निकल गया, लेकिन दुष्यंत, समीर और रागिनी वहीं बैठे रहे। दूसरी तरफ बड़े दादाजी और उनका पूरा परिवार और जामवाल दादाजी दुष्यंत और रागिनी को गुस्से से देख रहे थे। विराज की मां को उन्हें देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने एक ताना रागिनी की ओर फेंककर मारा, रागिनी, अगर आज भी तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाया होता तो क्या तुम उसके लिए इतना गिड़गिड़ाती? नहीं ना, तुमने अपना बेटा उसी दिन खो दिया जिस दिन शौर्य ने समुद्र में छलांग लगाई थी। अब बार बार उसके जिंदगी में आकर उसके पुराने जख्म ताजा क्यों करती हो? तुम अब निपुत्रिक औरत हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम शौर्य के बिना जिंदा जीने की आदत डालो जैसे पहले तुम सोचती थी। तभी दूसरे नंबर की चाची भी बोली, मैंने इनके जैसे बिहार लोग कभी नहीं देखे,
एक ने पैसों के पीछे अपने परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए लावारिश की तरह 20 सालों तक छोड़ दिया, तो दूसरे ने अपने ही बेटे को 20 सालों तक अपने ही घर में रखकर उसे कई बार जान से मारने की कोशिश की। लेकिन बेशर्मी की हद तो तब हुई जब ये तीनों आज अपने बेटों से भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। परिवार के लोगों की बातें उन तीनों को सुई की तरह चुभ रही थी। तीनों भी इन बातों से तिलमिला उठे थे, पर इन्होंने कही हर बात सच थी। इधर डिमेंसी के अंदर अभिमान अपनी साधना कर रहा था, तो उसकी माँ लड़कियों के साथ मिलकर वहां पर छोटे मोटे काम कर रही थी और हर एक दिन खुशी और मजे के साथ बीता रही थी। उसे यहाँ पर आने के बाद न पैसों की चिंता थी, न ही जिंदा के गुजरे के लिए हर दिन काम ढूंढने जाने की जरूरत थी। यहाँ सब कुछ उसे उसकी इच्छा अनुसार मिलता था। इस वक्त शौर्य उनके सामने खड़ा था। शौर्य ने आते ही सबसे पहले अभिमान को उसकी साधना से जगाया। उसके बाद वह उसके साथ उसकी माँ के सामने आ गया। अभिमान के माँ का नाम सरला था और वह अपने जवानी में बेहद नाजुक और खूबसूरत थी। अब उम्र ढल जाने की वजह से उनके चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिख रही थी। पर डायमेंशन के अंदर आते ही अभिमान ने तरह तरह की दवाइयां बनाकर उसकी मां को उसने लगभग अमर बना दिया था। शौर्य ने उन्हें देखा और बोला, आपके पति परमेश्वर आप दोनों से मिलने की जिद पकड़कर मेरे घर पर बैठे हैं। क्या आप उनसे मिलने चाहेंगी? शौर्य का ये सवाल सुनकर सरला जी थोड़ी डर गई। उसे वह भयानक रात याद आई। उसने अपनी नजरें चुराई। तभी ये देखकर शौर्य बोला, मुझे लगता है कि आपने आपके बेटे से कुछ बातें छुपाई है। क्या आप बाहर जाने से पहले इस बात को बताने की मेहनत करेंगे? शौर्य की बात सुनकर सरला जी ने पहले तो अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, पर उसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, दरअसल मुझे उस घर से मेरे पति ने ही धक्के मारकर बाहर निकाला था। उस वक्त मैं 8 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते वक्त एक बार भी मेरे कोख में पल रहे बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए आज अगर वह मेरे सामने अपना सिर भी काट कर रखे तो मैं उस आदमी को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। उल्टा मैं उसे कहीं जान से ना मार दूं। मुझे पूरी गिल फैमिली से नफरत है। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं उनका अस्तित्व मिटा दूंगी, पर फिलहाल अब मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर इधर अभिमान की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि गिल फैमिली उसके मां के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। अभिमान ने अपनी मुठिया भींच ली। तभी उसे शौर्य को आवाज सुनाई दी, ओ अभिमान जरा ठंड रखोए, इतना भी ज्यादा तनने की जरूरत नहीं है। अगर तू कहे तो पूरे गिल परिवार का मैं नामो निशान मिटा सकता हूं। पर इस वक्त मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस समीर का चेहरा एक बार देख लो। उसने मेरे साथ भी एक चाल चली है जिसकी सजा भी तो उसे मिलनी बाकी है। शौर्य की बात सुनकर अभिमा और उसकी मां इस बात पर मान गए। शौर्य ने फिर अपना हाथ घुमा दिया और तीनों अगले ही पल शौर्य के कमरे के अंदर थे। शौर्य उन तीनों को लिविंग रूम में लेकर आ गया। जब समीर ने सरला को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सरला आज भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी जितनी वह अपने जवानी के दिनों में थी। शौर्य ने उन दोनों को समीर के सामने बैठने के लिए कहा। वो दोनों जैसे ही अपनी जगह पर बैठ गए, समीर तुरंत अपने घुटनों पर सरका के सामने आया और बोला, सरला बीती बातों को भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसके इतना कहते ही समीर के सीने पर एक जोरदार लात पड़ी और वह उड़कर दरवाजे तक चला गया। घर की औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये लात अभिमान ने समीर को मारी थी। अभिमान ने फिर आगे बढ़कर उसे कॉलर से उठाया और गुस्से से बोला,
मुझे यकीन नहीं होता। तूने मेरी माँ को पहले अपने घर से बेइज्जत करके निकाला और आज तू मेरी माँ से माफी की भीख मांग रहा है। तुझे पता है हम माँ बेटों ने हमारी जिंदा किस हालात में काटी है। हमारे लिए तुम्हारा गिल खानदान मर चुका है और अगर तुमने इसके बाद फिर एक बार हमें पेरिस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे उस गिल खानदान को खत्म कर दूंगा। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करता। इतना कहकर अभिमान ने समीर को बाहर फेंक दिया। तभी शौर्य उठा और अपने माता पिता को देखने लगा। शौर्य की नजरें ही काफी थी रागिनी और दुष्यंत को डराने के लिए। दुष्यंत शौर्य के बिना कुछ बोले वहां से उठ गया और रागिनी को लेकर निकल गया। आज पहली बार दुष्यंत की आंखों में शौर्य ने आंसू देखे थे, मगर शौर्य ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी शौर्य ने समीर को देखा जो कि बाहर दर्द से कराह रहा था। समीर गिल, एक बात याद रखना कि अभिमान अब मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर इसके बाद उसे तुमने डिस्टर्ब किया तो मैं खुद कनाडा आकर तुम्हारे गिल परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। और मैं भी बिल्कुल मजाक नहीं करता। चैप्टर 168 स्टोन गैम्बलिंग में पंगा। समीर गिल का मैटर निपटाने के बाद शौर्य फिर एक बार अपने शादी की तैयारियों में जुड़ गया था। कंपनी की तरफ से बिजनेस की दुनिया में इनविटेशन भेजे गए थे। साथ ही शौर्य ने खुद आर्मी और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को भी खुद न्योते भेजे थे। शौर्य की शादी शहर के सबसे बड़े मैट्रिमोनियल हॉल में रखी गई थी। शौर्य ने अपनी शादी को सबसे ग्रैंड बनाने के बारे में सोचा था। दूसरी तरफ हमारा दूसरा दूल्हा विराज तो आज 7वें आसमान पर था। इधर इनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी, वहीं चेन्नई में बैठा एक आदमी परेशान हो चुका था। उसके सारे पासे उल्टे पद गए थे। उसे अच्छे से पता था कि वह शौर्य को सीधा छेड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसने अद्विका को परेशान किया, मगर उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। वह पागलों की तरह अपने ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ करने लगा। तभी उसका असिस्टेंट तंबी अंदर आया और बोला, बॉस हम पर हमला डॉट। वह इतना ही बोल पाया और उसके सीने के आर पार एक तलवार घुस गई। वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उस आदमी ने तंबी के पीछे से एक काले कपड़ों में लिपटी हुई लड़की देखी। ये लड़की कोई और नहीं शिल्पा थी। शौर्य ने इन्हें कली के चमचों को ढूंढकर मारने के लिए भेजा था। शिल्पा ने एक डरावनी स्माइल दी और उस आदमी की तरफ देखने लगी। उस आदमी ने अपनी थूक निगली, वह 2 कदम पीछे हट गया। तभी मीनाक्षी उसकी सेक्रेटरी दौड़कर अंदर आई और उसके शिल्पा के सिर पर बंदूक तान दी। शिल्पा इसे देखकर मुस्कुराया और अगले ही पल सामने के कांच की दीवार के उस पार से एक गोली अंदर आई और उसने मीनाक्षी का सिर खोल के रख दिया। शिल्पा ने एक बार फिर अपना एक कदम बढ़ाया और उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। शिल्पा ने उसे देखकर कहा, तुम्हें बड़ी खुजली है हमारे भाई से पंगे लेने की, तो तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो क्या कहते हो गौरव अय्यर, सुनील पांडे के सीक्रेट बॉस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट। तुम्हें अब तक हम बहनों के जिंदा रखा था ताकि देख सके कि तुम कितनी बड़ी तोफ हो, पर तुम तो फुसकी बम निकले। हम लोग फिर बोर हो गए तुमसे, तो हमने तुम्हारा सफर यहीं तक रखने की सोचा। इतना कहकर शिल्पा ने अपने हाथ की 2 उंगलियों को बंदूक की तरह तान दिया। फिर उसके बाद उसने मुंह से बैंड बोला और अगले ही पल गौरव का भेजा खुल गया। शिल्पा उनकी बॉडीज को जलाकर वहां से आराम से निकल गई। उसने बाहर आते ही अपने कान पर हाथ रखा और बोली, भाई काम हो गया है। हम सब आपकी शादी में आने के लिए निकल रहे हैं। इधर शौर्य अपने कमरे में लैपटॉप पर ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी शादी में तो आना ही है, वरना बहनों की रस्म कौन करेगा। इतना कहकर शौर्य ने कान से ब्लूटूथ निकला और कमरे से बाहर आ गया।
उसके बाहर आते ही विराज सामने खड़ा था। पीछे अधीर और बाकी के भाई थे। उन्हें देखकर शौर्य हैरानी से देखने लगा। तभी विराज बोला, शौर्य, हम आज बैचलर पार्टी करने की सोच रहे हैं और इस बात पर तुम अभिमा और समीर को भी बाहर बुला लो ताकि इस पार्टी में और मजा आए। तभी अधीर ने उसके सिर पर तपली मारी और बोला, उस गधे आदित्य को भूल गए क्या? उसे भी बुलाओ। वैसे भी उसकी वाइफ इतने दिनों से उससे मिली नहीं है और वो तुम्हें सीधे आकार तो बोल नहीं सकती। शौर्य ने हाँ में सिर्फ अपना सिर हिला दिया और अपना हाथ घुमा दिया। अगले ही पल शौर्य के सामने कबीर, अभिमान और आदित्य थे। इस वक्त अभिमान आदित्य के ऊपर बीता था और उसके हाथ से उसकी दवाई की बोतल वापस ले रहा था। जब शौर्य ने उस बोतल को देखा तो उसने झटके से अपने हाथ में ली। तभी कबीर यानी सम्राट आगे दौड़कर शौर्य को रोकने आया पर उसने देर कर दी। शौर्य ने बोतल का ढक्कन निकाल दिया। उसके ऐसा करते ही उस बोतल के अंदर से गुलाबी धुआं निकलने लगा, जिसे देखते ही शौर्य ने अपनी सांस बंद की, मगर अधीर और उसके भाइयों को ये मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में वहां मौजूद सभी लड़कों को अंदर से एकदम गर्म लगने लगा। उनकी वासना उनके ऊपर हावी होने लगी। ये देखकर शौर्य ने उन्हें अपने अपने कमरे में जाने की सलाह दी। इस वक्त सिर्फ विराज, कबीर, अभिमान और आदित्य ही सेफ थे। शौर्य इस बार अभिमान को घूर कर देखा तो उसने अपना सिर खोजते हुए कहा, ये मैं सिर्फ जांचने के लिए बना रहा था, लेकिन ये आदित्य पागल है। ये मेरी सारी दवाइयां को जंगल के जानवरों पर टेस्ट करने ले जाता है। मैंने उसे समझाया कि ये इस लायक दावा नहीं है, लेकिन ये मेरी बात सुनता कहाँ है। ये सुनकर शौर्य आदित्य को देखते हुए बोला, भाई आदित्य, लगता है आपको भाभी से मिलने की काफी जल्दी है। ठीक है, फिर आप भी भाभी के पास जाओ और उनके साथ कुछ वक्त बिताकर शाम को ठीक 6:30 बजे यहाँ आ जाना। शौर्य की बात सुनकर आदित्य शर्माते हुए वहां से निकल गया। शौर्य ने फिर एक बार बचे हुए लोगों को देखा और उन्हें लेकर वह बाजार निकल आया। अभिमान अब तक 1 हफ्ते से ज्यादा अपनी साधना कर चुका था। साथ ही दवाइयों की वजह से उसने अपनी साधना को सहस्रार चक्र तक पहुंचाया था। दूसरी तरफ कबीर, जो कि सम्राट था, वह भी संत स्तर का साधक बन चुका था। विराज अभी सिर्फ अनाहत चक्र तक पहुंच गया था। वह अपना पूरा समय साधना के लिए दे नहीं पा रहा था। बाहर आते ही शौर्य ने बाजार की दुकानों में जाकर चीजें खरीदनी शुरू की, जो कि उसे शादी में बेहद उपयुक्त थी। तभी शौर्य की नज़र एक सोलर की दुकान पर गई। उसने वहां सौर ऊर्जा पर चलने वाली कई सारी वस्तुओं को देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसके डैम के अंदर बिजली की सुविधा नहीं है। इसीलिए उसने ढेर सारे सोलर वस्तुएं खरीदी और उसके बाद वह उन्हें अपने रिंग में रखकर वहां से आगे निकल गया। घूमते घूमते शौर्य और उसके साथी एक बड़ी सी स्टोन गैम्बलिंग शॉप पर पहुंच गए। विराज ने इसे देखा और उसकी आंखें चमक गई। ये इलाका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास में था। उन्होंने स्ट्रीट पर जो भी चीजें मिली उन्हें खरीद लिया था। लेकिन इस वक्त वे लोग जिस दुकान के सामने खड़े थे वहां सिर्फ अमीर में से अमीर लोग ही जा सकते थे। ये स्टोन गैम्बलिंग के शौकीन लोगों के लिए था। यहाँ की एंट्री फीस 10 लाख रुपए थी। शौर्य गेट पर जाते ही अपने कार्ड से 4 लोगों का 40 लाख देकर एंट्री पास बनवाया। अंदर जाते ही शौर्य ने वहां पर कई बूढ़े लोगों को देखा जो स्टोन गैम्बलिंग में अपना नसीब आजमाने आए थे। शौर्य ने अपने दिव्य दृष्टि से उन पत्थरों को देखा और वह तुरंत समझ गया कि यहाँ मौजूद 75% पत्थर खाली थे और सिर्फ 25% पत्थर यहाँ स्टोन के साथ थे। तभी उन चारों ने देखा कि गैम्बलिंग हाउस के गार्ड्स एक लड़की और लड़के को घेर के खड़े थे। उन गार्ड्स के साथ उस गैम्बलिंग हाउस का मैनेजर भी था। उसने अपने सामने खड़े लड़के से कहा,
ए लड़के, हमें पता कि तुम्हें मिला हुआ इंपीरियल जेड हमारी प्रॉपर्टी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमें वह पत्थर वापस दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये गैम्बलिंग हाउस हमारे बॉस का है। तभी उस लड़के ने अपने साथ आई लड़की को खुद के पीछे लिया और उस मैनेजर के आंखों में देखकर बोला, बड़े अजीब लोग हो तुम, मैंने इतने सारे पैसे देकर उस पत्थर को खरीदा, उस वक्त तुम्हारे सेल्समैन ने तो हंसी खुशी ये पत्थर हमें दे दिए थे, और अब उसके अंदर से कोई कीमती पत्थर निकल गया, तो अब हमसे तुम इसे वापस मांग रहे हो, ये सरासर गलत बात है। उस लड़के की बात सुनकर वह गंजा मैनेजर अपने टकले पर हाथ घुमाते हुए बोला, देख लड़के, हमारी दुकान का एक उसूल है, जब तक वह पत्थर खाली होता है वह कस्टमर का पत्थर होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बेशकीमती रत्न या स्टोन निकलता है वह हमारा हो जाता है। शौर्य और उसके साथी उस मैनेजर की ये सारी बातें सुन रहे थे। शौर्य ने सभी को देखा और बोला, भाई लोग, आज इसे बर्बाद करने का दिन आ गया है। इसे आज हम धर्म और अधर्म का फर्क कैसे होता है ये साफ साफ समझा देंगे। अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करो और सारे पत्थर खरीद लो जिनके अंदर तुम्हें स्टोन दिखे, उसके लिए जो कीमत लगे वो लगा लो। शौर्य की बात सुनकर उसके साथी तुरंत अपने काम पर लग गए। इधर मैनेजर की बहस चल ही रही थी, तब तक शौर्य और उसके साथी सारे पत्थर खरीद चुके थे जिनके अंदर स्टोन थे। काउंटर पर आते ही उन चारों में पत्थरों को खोलने की बजाय उन्हें ऐसे ही घर ले जाने की मांग की, मगर रिसेप्शनिस्ट ने ऐसा करने से मना किया। तभी शौर्य ने उनके पत्थरों के अंदर से 3 पत्थर निकाले और उन्हें काटने के लिए उस जगह लेकर गया जहां ये मैनेजर उस लड़के के साथ अब भी बहस कर रहा था। अब मामला हाथापाई पर आ गया था। तभी शौर्य उनके बीच कूद गया और मैनेजर से देखकर कहा, ए टकले, इधर आ, ये सारे स्टोन मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन्हें संभलकर मेरे घर पर पहुंचा दे और यहाँ फालतू में बाकी कस्टमर्स का मूड खराब मत कर, और तुम दोनों अपने पठार के साथ जा सकते हो, ये टकला तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। शौर्य की मैनेजर को टकला कहने की बात सभी को हंसाने के लिए काफी थी और इसी वजह से वहां मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। मैनेजर जैसे ही दांत पीसते हुए शेर की तरफ बढ़ा, तभी विराज बीच में आया और उसने उस टकले की तपली बजाई और बोला, ओ टकले, तू वहां कहाँ जा रहा है? ये ले, ये मेरे पत्थर, इन्हें भी पैक करके हमारे एड्रेस पर भेज। ये सुनकर अब मैनेजर की आंखें लाल हो गई थी और उसके कान पर भी हल्का लाल रंग दिखने लगा था। इससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे बेहद गुस्सा आ रहा है। वो आगे बढ़कर शौर्य को कुछ बोलता उसके पहले ही उसे एक और आवाज सुनाई दी, अरे ओ उजड़े चमन, कहाँ जा रहा है? तू टकला है, इसका मतलब तू खुद को क्या गांधी जी समझने लगा है? यहाँ लोगों से गप्पे लड़ाने का काम ना करो और मेरा काम करो। ये आवाज अभिमान की थी। उसकी बात सुनकर अब मैनेजर का पारा हाय हो चुका था। इधर वह लड़का और लड़की अपने कीमती पत्थर लेकर उस मॉल से बाहर निकल गए। शौर्य ने उसके बाद अपने सिलेक्ट किए हुए सारे पत्थर उनके सामने रखे। तभी कबीर ने भी एक छोटी ट्रॉली भरकर कई सारे पत्थर लाए थे। जब कबीर ने इस गंजे को देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे केशव, तू अब क्या सबका मुंह देख रहा है? तू सिर्फ इतना ही करेगा कि हमें सर्विस भी तू देगा? ये सुनकर उस मैनेजर की आंखें अब बेहद डरावनी लगने लगी और वह चिल्लाकर बोला, मेरा नाम नकुल है और यहाँ कई स्टाफ है जो इन बातों को देखने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो कृपया उनसे संपर्क करें और मुझे गंजा टकला कहने बंद करो। तभी शौर्य चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ओह, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर नकुल, मैंने आपको अपने टकले पर हाथ फेरते हुए देखा तो मुझे लगा आपको अपने गंजे होने पर नाज होगा, तो मैंने आपको टकला कहा। लेकिन आप गंजे हैं पर हैंडसम है।
मुझे आपका ये स्टाइल पसंद आया। अब एक काम करो, मेरे सारे पत्थर काट कर दे दो। पहले तो नकुल शौर्य की बात सुनकर खुश हुआ, पर उसकी आखिरी लाइन उसे अच्छी नहीं लगी। शौर्य ने उसे फिर एक बार काम लगाया था, वो भी उसे बताने के बावजूद। तभी विराज आगे आया और बोला, सुन बे ओ गंजे, तुमने आज क्या फूंक रखा है जो तुझे हम दिखाई नहीं दे रहे? जल्दी से मेरे पत्थर काट, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। तभी अभिम आगे आया और बोला, अबे ओ चपड़ गंजू, मेरे पत्थरों को पहले काट, हमें आगे भी और जगहों पर जाना है। वह मैनेजर इन लोगों से बहुत परेश हो गया और आखिर में बोला, मैं आपके पत्थर नहीं काटूंगा, अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना यहां से चले जाओ। तभी उन चारों ने एक साथ कहा, ठीक है, फिर हम इसे लेकर जाते हैं। इतना कहते ही चारों वहां से हवा में गायब हो गए और उनके साथ उनके पठार भी गायब हो गए। वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबने अपने आंखों को कई बार रगड़ा, मगर अब उन्हें वो 4 लड़के नजर नहीं आए। इन चारों ने सारे के सारे पत्थर वहां से उठा लिए थे। अब दुकान में बचे सारे पत्थर सिर्फ पत्थर थे, उनके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था। दूसर और वो चारों उस दुकान के बाहर आ गए और फिर शौर्य ने पत्थर करने वाला चाकू निकाला और रास्ते पर खड़े रहकर आने जाने वाले सभी लोगों के सामने उन पत्थरों को करने लगा। पत्थरों को करते ही उनके अंदर से कई सारे दुर्लभ जेड़ और रत्न निकलने लगे। देखते ही देखते इसे देखने लिए वहां भीड़ लग गई। तभी अभिमान ने वहां खड़े लोगों को बुलाकर इन कीमती पत्थरों का ऑक्शन शुरू किया। शौर्य ने जितने पैसे लगाए थे उतने पैसों में तो सिर्फ उसका एक हरे जड़े को बेचा गया। धीरे धीरे उस स्टोन गैम्बलिंग हाउस के अंदर के लोग भी बाहर आ गए। वो लोग इन चारों को अच्छे से जानते थे। उन्होंने भी इन कीमती पत्थरों को इनके हाथों से खरीदना ठीक समझा। कुछ ही देर में शौर्य ने रास्ते के किनारे खड़े रहकर करोड़ों रुपए कमाए। जब मैनेजर को ये बात पता चली तो वह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, पर अब तक सारे निकले गए स्टोन बिक चुके थे। तभी शौर्य सभी को देखते हुए बोला, भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना कि इस स्टोन गैम्बलिंग हाउस से कुछ मत खरीदना, क्योंकि उनके पास बच्चे सारे पत्थर नकली और खोखले हैं। इसीलिए अपनी खुद की रिस्क पर इन लोगों की दुकान से पठार खरीदना। ये लोग आपको रोककर आपका निकला हुआ पठार हड़प जाते हैं और मैं इस बात से पेरिस हो चुका हूं, तो प्लीज इनके दुकान से दूर रहिए। शोर की ये बातें सुनकर अब मैनेजर शौर्य को मारने का आदेश अपने गुंडों से देता है, पर उसके गुंडे अपनी जगह से हिल भी पाते उसके पहले ही कबीर ने एक झटके के साथ उन सभी गुंडों के हाथ और पैर तोड़ दिए थे। सारे गुंडे अब जमीन पर गिरे चीख रहे थे। इधर ये सब हो रहा था, वहीं वह लड़की और उसका साथी लड़का इन्हें अजीब नजरों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। चैप्टर 169 मस्तान की मस्ती। मुंबई के आलीशान स्टोन गैम्बलिंग के शोरूम के सामने भरी दोपहर शौर्य ने उनकी दुकान से चुन चुनकर पत्थर खरीद लिए थे और अब वह उन खरीदे पत्थरों को सड़क के किनारे खड़े होकर काटकर बेच चुका था। रस्ते का माल सस्ते में, इस नियम पर शौर्य ने बोली लगवाकर अपने सारे पत्थर बेच दिए थे। जब ये बात उस गंजे मैनेजर को पता चली तो वह बौखला गया और शौर्य और उसके साथियों को पीटने के लिए अपने गुंडों को भेज देता है, लेकिन कबीर उनके कुछ समझने से पहले ही उन्हें अधमरा करके छोड़ देता है। ये देख मैनेजर अब थोड़ा डर जाता है, पर फिर भी अकड़ के कहता, देख बच्चे, मैं तुम्हें अभी भी संभालने का मौका देता हूँ। चुपचाप सारे पैसे यहाँ रख और यहाँ से निकल जा, वरना मस्तान के आदमियों से पंगा लेना तुझे बड़ा महंगा पड़ सकता है। शौर्य उसे ताना मारते हुए कहता है, अच्छा अबे टकले, तू जब दिन दहाड़े अपने कस्टमर से स्टोन छीनता है तब तुझे सब कुछ सही लगता है, और हाँ, मैंने तेरी दुकान से ये पत्थर खरीदे हैं, वो भी पैसे देकर, और ये रही उसकी रसीद।
तुझ में इतना ही दम है तो जा पुलिस को बुलाकर मैं भी देखूं कि तेरा ये मस्तान मेरा क्या उखाड़ सकता है। शौर्य की अपने लिए ऐसी अपमानजनक भाषा को सुनकर मैनेजर पागल हो जाता है और वह अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, भाईजान यहाँ हमारे गैम्बलिंग हाउस पर एक पंगा हुआ है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इतना कहकर मैनेजर दूसरी ओर की बात सुनने के बाद फोन रख देता है। उसके बाद वह शौर्य को देखकर कहता है, बच्चे इस इलाके को भिंडी बाजार कहते हैं और यहाँ आज भी मस्तान परिवार का राज चलता है। यहाँ कोई पुलिस नहीं आती है, पंगे निपटाने के लिए यहाँ सिर्फ मस्तान भाई आते हैं। ये सुनकर शौर्य उस मैनेजर को नीचे से ऊपर देखता है, तभी ना रहकर अभिमान आगे बढ़कर उस मैनेजर के सिर पर एक जोरदार तपली मार देता है। मैनेजर इस मार से लड़खड़ा जाता है और पीछे जाकर गिर जाता है। मैनेजर को अब चक्कर आने लगे थे और वह खुद को जैसे तैसे संभलकर खड़ा होने की कोशिश करता है। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। तभी कबीर अभिमान से कहता है, छोटे तुझे इसे तपली मारने नहीं आई। कड़क तपली सिर्फ विराज ही मार सकता है। तभी विराज खुद की तारीफ सुनकर आगे बढ़ते हुए उस टकले के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, अबे टकले तू किस चक्की का आटा खाता है बे, तुझे समझ नहीं आया कि तेरे आदमी कुछ सेकंड्स में रस्ते की धूल चाट रहे हैं। और अगर तेरा मस्तान यहाँ आएगा तो क्या वो पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है जो वो हमें मार पाएगा? क्यों उस बेचारे को खाली फोकट मुसीबत में डाल रहा है तू? विराज की बात सुनकर मैनेजर के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह भी मस्तान को रोकने के बारे में सोचने लगता है, पर वह इस आइडिया को दिमाग से निकाल फेंकता है। कुछ देर और इंतजार करने के बाद सभी के सामने एक विंटेज एम्बेसडर कार आकर रुक जाती है, जिसके अंदर से एक 45-50 साल का आदमी निकलकर आता है। उसने नेहरू शर्ट और सिर पर टोपी पहनी थी। उसके हाथ में पुराने जमाने का पाइप था जिसे वह पी रहा था। उसने बड़ी डैशिंग तरीके से एंट्री मारी और फिर अपने पाइप का धुआं बाहर छोड़ते हुए अपने मैनेजर को देखकर कहा, क्या हुआ है ऐसा कि तेरी हालत इतनी खराब दिख रही है और तू दुकान छोड़कर यहाँ सड़क पर क्या कर रहा है? मैनेजर धड़पड़ते हुए खड़ा हो जाता है और फिर उस आदमी के सामने झुकते हुए कहता है, भाईजान ये लड़के हमारे दुकान से माल खरीदकर उसे बाहर लाकर काटकर उन पत्थरों से निकले स्टोन्स को बेच रहे थे। जब मैंने इन्हें रोका तो इन्होंने मुझे मारा। ये देखिए मेरे सिर पर सूजन भी आ चुकी है। मैनेजर किसी स्टूडेंट की तरह अपने टीचर से शिकायत कर रहा था। मस्तान ने अपना हाथ उठाकर मैनेजर को चुप होने का इशारा किया। उसके बाद वह शौर्य और उसके साथियों की तरफ देखकर बोलने लगा, बच्चों तुम अभी जवान हो, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, बेहतर होगा कि तुम अपने सारे पैसे यहाँ छोड़कर चुपचाप निकल जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विराज ने अपनी हाथ की कमीज पीछे खिसकाई और मस्तान के सामने आया। फिर उसके बाद उसने मस्तान को एक झापड़ खींचकर लगा दिया। वहां मौजूद किसी ने भी विराज से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये थप्पड़ पूरे मस्तान परिवार के गालों पर था। मस्तान जिसे अभी थप्पड़ पड़ा था उसका सिर एक तरफ मुड़ चुका था और उसके मुंह से उसके बगल के दांत निकल चुके थे। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। मस्तान अपना एक गाल पकड़कर मुड़कर विराज को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, पर वह कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी विराज के पीछे से शौर्य की आवाज आई, अरे ओ चाचा, तेरी अकड़ अब निकल गई हो तो ध्यान से सुन। तेरी दुकान के लोग जानबूझकर लोगों को दिनदहाड़े लूटते हैं तो मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू खुद भी ऐसा ही निकलेगा। लगता है पूरी जड़ ही खराब हो चुकी है तो फल तो खट्टे होंगे ही। इतना कहते ही विराज ने मस्तान के दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया।
उसके बाद विराज ने मस्तान के दोनों गालों को उसके हाथों से जकड़कर कहा, तू खुद को क्या समझता है? तू क्या कोई बादशाह है क्या इस मुंबई का, जो तेरे इस गली में पुलिस भी नहीं आ सकती? तो ठीक है, आज हम तुझे यहीं ठोक देते हैं, फिर भी पुलिस तुझे न्याय देने के लिए नहीं आएगी क्या? विराज की बात सुनकर मस्तान की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त विराज ने उसके माथे पर गन रखी थी। तभी अचानक वहां गली के अंदर कई सारी गाड़ियां आ गई और उनके अंदर से कई सारे पठानी पहने लंबी दाढ़ी वाले हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकलकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर गली के सारे दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चले गए। तभी इन लोगों ने अपनी बंदूकें निकली और शौर्य और उसके साथियों पर तान दी। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए बोला, चुपचाप मस्तान भाई को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। ये सुनकर कबीर, जो इतनी देर से शांत था, उसने अपनी जादुई तलवार निकाली और उन्हें देखकर बोला, क्या तुम सच में इस बुड्ढे के लिए मरना चाहते हो? क्योंकि एक बार तुमने अगर गोली चला दी तो तुम्हारा मरना तय है। अगर तुम्हें अपने जान की जरा भी परवाह है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाशें जाएगी। कबीर की बात सुनकर और उसके हाथ की तलवार को देखकर वहां पर आए हुए सारे लोग अब डर गए थे। कई आदमियों ने अपने कदम पीछे लिए और वहां से निकलने की सोचना लगे, पर फिर भी कुछ बेवकूफ थे जिन्हें इस बात से डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों में से एक लड़के ने गोली चला दी, अगले ही पल उसी लड़के के सिर में छेद हो गया था, क्योंकि उस गोली को कबीर ने उसी के ऊपर वापस मोड़कर घुमा दिया था। उस लड़के का बेजान शरीर जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर गया। इस आवाज के साथ ही सभी लोग तुरंत तेजी से पीछे हट गए। इस बार सभी की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने खड़े लड़के ने सिर्फ तलवार से उस गोली को वापस मोड़ दिया था और वह गोली सीधा उसे चलाने वाले की जान लेकर ही रुक गई थी। इधर अब मस्ता का पसीना छूटने लगा था। वह अपने घुटने पर बैठ गया और शौर्य से माफी की भीख मांगने ही वाला था, तभी पुलिस के जीप की आवाज सुनाई दी। जब सभी का उनके तरफ ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि एक तोंद निकला हुआ पुलिस इंस्पेक्टर वहां विराज के सामने चलकर आया और उसके हाथ की गन की ओर इशारा करते हुए अपने मुंह का पान थूककर बोला, बच्चे, ये कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम ऐसे पब्लिक में सबके सामने किसी इज्जतदार आदमी के ऊपर तान दो। अब अच्छा यही होगा कि तुम इस गन को नीचे रख दो और खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना थाने में डालकर ऐसा डंडा करूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर डांडे का डंडा भूल नहीं पाओगे। उस पुलिस वाले को विराज ने एक बार ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, तू इस चोर को इज्जतदार आदमी कहता है और खुद को इस इलाके का न्याय का देवता। अच्छी बात है, तू सच में इस मस्तान का कुत्ता सूट करता है। अब ये वर्दी उतार दे और गले में एक पट्टा डालकर भौंकना शुरू कर। विराज की ऐसी बात सुनकर वह पुलिसवाला उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर उसका हाथ विराज की कॉलर तक पहुंचता उसके पहले ही उसे अपनी कलाई में दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी कलाई टूट चुकी थी और अजीब ढंग से मुड़ चुकी थी। डांडे जोर से चिल्लाया, पर सब लोग वही खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। डांडे ने विराज को उंगली करते हुए कहा, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। तुम खुद को क्या समझते हो? कांस्टेबल, घेर लो उसे। डांडे चिल्लाकर बोल रहा था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसका एक भी कांस्टेबल अपनी जगह से नहीं हिला। ये देखकर अब डांडे और हैरान हो गया। उसने देखा कि विराज ने उन कांस्टेबल को अपनी पॉकेट से कुछ निकालकर दिखाया और वो लोग अपनी जगह पर जैसे थे वैसे खड़े रहकर विराज को सैल्यूट करने लगे। डांडे ने ये देखा तो उसे अब किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तभी विराज डांडे को देखकर बोला, कांस्टेबल, इसे अरेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में थाने आकर इसकी अच्छे से मरम्मत करूंगा, और हाँ, इस मस्तान को भी अंदर डाल दो।
इनका आज अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कांस्टेबल आगे आए और उन्होंने दांडे को हथकड़ी पहना दी। उसके बाद मस्त और उसके मांग को भी गाड़ी में डाल दिया और लेकर जाने लगे। मस्तान के 30 से 40 आदमी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। विराज ने मुड़कर वहां के गली के लोगों को देखा और बोला, आज के बाद यहाँ किसी मस्तान का राज नहीं चलेगा और किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी मैं खुद आकर जान ले लूंगा। तभी सबके सामने कबीर ने आगे आकर उस पड़ी हुई लॉक को जला दिया और कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ उसकी राख बच गई थी। शौर्य ने आज ढेर सारा पैसा कमाया था। वो खुशी से अपने साथियों से कहता है, भाई लोग, आज के तुम्हारे बैचलर पार्टी का सारा खर्चा अरेंज हो चुका है, चलो निकलते हैं। जैसे ही शौर्य और उसके साथी वहां से जाने लगे तभी एक लड़की की सुरीली आवाज उन चारों को सुनाई दी, सुनिए, क्या मैं आप लोगों से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? ये सुनकर सभी लोग पलटकर उस आवाज की ओर देखने लगे। उनके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे कुछ देर पहले शौर्य और उसके साथियों ने उस स्टोन गैम्बलिंग के दुकान से बचाया था। वह लड़की और उसके साथ आया लड़का शौर्य और उसके साथियों को बड़े उम्मीद की नजरों से देख रहे थे। शौर्य ने उन्हें देखा और फिर एक बार अपने साथियों को देखा जिनके चेहरे पर भी सवालिया भाव थे। शौर्य ने फिर आगे बढ़कर उस लड़की से पूछा, हाँ बोलिए, क्या बात है? क्या आपको कोई और भी मदद चाहिए? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़की के पीछे खड़ा लड़का आगे आया और थोड़ा घमंड के साथ बोला, हम बिरला एम्पोरियम से आए हैं। ये प्रणाली है बिरला परिवार की राजकुमारी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो और उसके बदले हम तुम्हें जितना मांग उतना पैसा दे देंगे। उस लड़के की बात सुनकर चारों का दिमाग एक साथ घूम गया और इसके पहले कि वो कुछ करते उनमें से कबीर ने आगे जाकर उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यहाँ मदद तुम्हें चाहिए तो आवाज भी ऐसी रखो कि सामने वाले को तुम्हें मदद करने की इच्छा हो। हम तेरे बाप के नौकर नहीं, ना ही हम दिहाड़ी के मजदूर, तो थोड़ा तमीज से बात करो वरना अपना मुंह बंद करके पीछे खड़े रहो। इस सम्राट के सामने कोई ऐसे बात करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं। कबीर की बात सुनकर वह लड़का सहम गया और उस लड़की के पीछे छुप गया। उसे अच्छे से पता था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। इन्होंने अभी अभी एक आदमी को उसकी गोली से मारा था और फिर उसकी लाश को रख में बदल दिया था। ऐसे लोगों के साथ पंगा, वो क्या उसकी साथ पुश्ती भी पंगा नहीं ले सकती थी। तभी बात को संभालते हुए वह लड़क आगे आई और बोली, मेरे साथी कविश के इस बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल हमें आपकी मदद कुछ पत्थरों को जांचने के लिए चाहिए थी। हमारा घर यहीं पास में ही है। आप हमारे साथ चलिए और उन पत्थरों को जांचकर हमें उनके अंदर मौजूद रत्नों के बारे में बता दीजिए। इसके बदले मैं आपको उन पत्थरों की कीमत का 10% दे दूंगी। इस वक्त सभी ध्यान से इस ऑफर के बारे में सोचने लगे थे, मगर हमारे अभिमान का ध्यान तो उस लड़की पर टिका हुआ था। तभी शौर्य ने अपना मुंह बनाया और उस लड़की को ना कहने ही वाला था कि तभी अभिमान तुरंत बोल पड़ा, हाँ जरूर, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ये सुनकर शौर्य, विराज और कबीर अभी को ऐसे देखने लगे जैसे वे उसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन इस वक्त अभिमान उस लड़की की खूबसूरती का शिकार हो चुका था। उस लड़की की खूबसूरती एकदम अलग लेवल पर थी। वह किसी बॉलीवुड के हीरोइन से कम नहीं थी। उसने सफेद रंग की सलवार कुर्ती पहनी थी और उसका दुपट्टा उसके गले से लिपटा हुआ था, जिस वजह से उसका कसा हुआ शरीर एकदम साफ दिखाई दे रहा था। दूध सी मखमली त्वचा, नाजुक सा बदन और लंबे काले घुंघराले बाल और माथे पर एक क्रिस्टल की बिंदी। वह लड़का साक्षात किसी मासूमियत के देवी की तरह दिख रही थी। सभी को अभिमान की हालत समझ में आई और ना चाहते हुए बाकी तीनों भी इस काम के लिए राजी हो गए।
उस लड़की ने अपना फोन निकाला और वहां 3 कली ऑडी A6 की गाड़ियां आकर रुक गई। शौर्य और उसके साथी उस लड़की के साथ बड़ी वाली गाड़ी में बैठ गए। बाकी की गाड़ियों में उस लड़की के गार्ड्स बैठे थे, तो वह लड़का वहीं पर खड़ा रह गया। प्रणाली ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ ही मिनटों में सारी गाड़ी बिरला हाउस पहुंच गई। बिरला हाउस एक आलीशान रोमन शैली से बनाया हुआ घर था। इसका पूरा रंग सफेद था। अंदर जाते ही शौर्य ने भगवान महावीर की बड़ी प्रतिमा देखी। उसने उन्हें नमन किया, फिर अपने दोस्तों के साथ अंदर चला गया। चैप्टर 170 पत्थरों का खजाना। शौर्य, कबीर, विराज और अभिमान चारों लड़के आज बाहर शादी की शॉपिंग करने निकले थे। घर में अभिमान के उस लव पोशन की वजह से बाकी के लड़के अपने कमरे में ही बैठे थे। स्टोन गैम्बलिंग हाउस के पंगे को खत्म करने के बाद शौर्य और उसके दोस्तों को प्रणाली बिरला उन्हें बिरला हाउस लेकर आई थी। बिरला हाउस के अंदर ही उनके घर के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा गोदाम बना हुआ था और उस गोदाम के सामने एक बहुत बड़ा कंटेनर ट्रक खड़ा था। उस ट्रक के ऊपर रखे कंटेनर के अंदर कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। उसी कंटेनर के सामने बिरला परिवार के मुखिया रायचंद बिरला कई स्टोन एक्सपर्ट्स के साथ उन पत्थरों की बारीकी से जांच करवा रहे थे। उनके सामने एक पूरी एक्सपर्ट्स की टीम अलग अलग एंगल से उन पत्थरों को जांच रहे थे। जब प्रणाली शौर्य और उसके दोस्तों को यहाँ लेकर आई तो उसने उसके पिता रैक को आवाज देकर कहा, पापा, मैं आज कुछ स्टोन एक्सपर्ट्स से मिली और इनकी एक्यूरेसी 100% है। इन्होंने आज माता हाउस को पूरा खाली कर दिया है। क्या आप इन्हें भी एक मौका दे सकते हैं? रायचंद ने शौर्य और उसके दोस्तों को ऊपर से नीचे तक देखा। आज सारे लड़के अपने कैजुअल कपड़ों में थे। शौर्य तो अपनी शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर बाहर आया था। उसके पैरों में स्लीपर्स थी और कान में ईयरबड्स डाले हुए थे। उसके दोस्त भी ऐसी ही टपोरी लुक में वहां पहुंचे थे। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें जल्दी नहीं पहचान सकता था। तभी रायचंद के पीछे से एक घमंड भरी आवाज आई, अब ये बच्चे इन पत्थरों की जांच करेंगे। बस स्टोन गैम्बलिंग में एक तुक्का लगने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। स्टोन की स्टडी भी एक शास्त्र है। कोई ऐरा कैरा ऐसी ही इन पत्थरों की पहचान नहीं कर सकता। मेरी टीम अभी तक इनका स्रोत भी नहीं ढूंढ पाई है और ये इन पत्थरों की जांच करेंगे। इन्हें देखकर ही मुझे लगता है कि ये कोई सड़क छाप मवाली है। ये उस एक्सपर्ट्स के टीम का हेड गणेश काले था। इसे इस फील्ड में लगभग 20 साल से ज्यादा का अनुभव था। इस फील्ड में उसने अपने लगभग आधे बाल सफेद कर लिए थे। अब ऐसे आदमी को अपने आप पर थोड़ा तो घमंड होगा ही। लेकिन उसकी बात शौर्य और उसके दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी शौर्य ने अपने मुंह में च्युइंग गम के 2 टुकड़े रजनीकांत की तरह डाले और फिर गणेश को देखकर बोला, अबे लुक्खे, तेरे बाप ने तुझे तमीज के साथ बात करने नहीं सिखाया क्या? तू हर आते जाते इंसान पर अपने मुंह से ही हक देता है क्या? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? शक्ल से ही तू कोई फ्रॉड लगता है। अब खुद की कमी को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा क्यों दिखा रहा है बे? शौर्य की ऐसी बात करने की शैली की उम्मीद रायचंद ने भी बिल्कुल नहीं की थी। उसी तरह वहां मौजूद शौर्य के दोस्तों को छोड़कर सभी लोग शौर्य को अजीब नजरों से देख रहे थे। गणेश को ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। वह गुस्से से तिलमिला उठा और फिर अपने दांत पीसते हुए वह शौर्य की तरफ उंगली करके बोलने लगा, तू एक सड़क छाप मवाली, आज मुझे डॉट। उसकी बात को काटते हुए विराज आगे बोला, ओ लुक्खे, तू क्या कोई बड़ा तीसमार खान है क्या जो इतना तमतमा रहा है? साले एक झापड़ मारूंगा न तो पानी भी नहीं मांगेगा।
खुद के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग होते ही गणेश का पूरा चेहरा लाल हो गया और वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसे अब डर लग रहा था, अगर उसने आगे कुछ बोला तो कहीं बाकी बचे दो उसे सच में पीट न दे। तभी कबीर रायचंद के सामने गया और एकदम प्रोफेशनल आवाज में बोला, हेलो सर, मेरा नाम कबीर है और ये मेरे दोस्त है। हमने आज लगभग 150 स्टोन्स खरीदे थे और हमने उनके अंदर से 150 अलग अलग रत्न निकाले थे। अब इस बात से हमारी एक्यूरेसी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात यहाँ आने की, तो हमें कोई शौक नहीं है और हम ये सब पैसों के लिए भी नहीं करते, पर आपकी बेटी हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगी तो हम चले आए। और हम फिर भी खुद को एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं समझते, पर हमें कोई भी एक हमारा मजाक बनाए हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्त फिर भी अब तक सिर्फ मुंह से बोले हैं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो ये लुक्खा अब तक ऊपर पहुंच चुका होता। उसके बाद कबीर ने अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लेट हुए कहा, खैर इसे छोड़िए, अब हम बात करते हैं इन पत्थरों की। जहां तक मुझे मालूम है, इस वनार सेना ने अभी तक ये भी नहीं पता किया कि ये पत्थर कहां से आए हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम इसकी ओरिजिन और इसके अंदर मौजूद खजाने के बारे में हम आपको सही सही जानकारी देंगे। अगर हमने दी हुई जानकारी जरा सी भी गलत होगी तो हम आज के बाद कभी भी किसी पत्थर को हाथ नहीं लगाएंगे। आखिर ये हमारा धंधा है। कबीर ये सब किसी एक्सपर्ट बिजनेसमैन की तरह ये सब कह रहा था। उसकी बात सुनकर रायचंद कुछ सोच में पड़ गया। फिर वह कबीर और उसके दोस्तों को देखकर बोला, मिस्टर कबीर, मैं भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए मैं भी आपको एक मौका देना चाहूंगा। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर कबीर पीछे मुड़ा और शौर्य को देखकर बोला, बॉस, अब आगे का काम मैं आप पर सौंपता हूं। मैं और अभिमान इस फील्ड में आपके जितने एक्सपर्ट नहीं हैं। कबीर ये सब शौर्य को चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए कह रहा था। उसकी बात सुनकर शौर्य भी चने के झाड़ पर चढ़ गया। शौर्य ने आगे बढ़कर उस कंटेनर के अंदर रखी विशालकाय पत्थरों के टुकड़ों को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। उसकी मुस्कान देखकर उसके दोस्त तुरंत समझ गए कि इन पत्थरों में शौर्य को कुछ ऐसा मिला है जो उसे खुश कर रहा है। और उन्हें ये भी अच्छे से मालूम था कि शौर्य को खुश करने के लिए इस धरती पर कुछ ही चीजें थी। शौर्य ने सबसे पहले आगे बढ़कर पहली शिला को निकाला और फिर उसे किसी एकदम हल्की वस्तु की तरह जमीन पर रख दिया। इसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस पत्थर का वजन 500 किलो से भी ज्यादा था। पत्थर को नीचे रखते ही शौर्य ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक जादुई खंजर निकाला। उसने उस खंजर को पठार की सतह पर रखकर हल्का अंदर दबा दिया। वह खंजर उस पत्थर के अंदर किसी एकदम नरम चीज में जिस तरह से धंसता है वैसे धंस गया। शौर्य ने उस पत्थर पर अपना अंगूठी वाला हाथ रखा और उसके अंदर मौजूद तरल को पानी स्टोरेज रिंग में मौजूद बोतलों में भरना शुरू किया। ये कॉस्मिक लिक्विड था जो बहुत ज्यादा मात्रा में था। शौर्य ने लगभग 100 बोतल तरल उस पठार के अंदर से निकाला। इसे दूर खड़े रहकर सिर्फ उसके दोस्त देख सकते थे, मगर बाकी लोगों को सिर्फ ये लग रहा था कि शौर्य उस छेद के ऊपर हाथ रखकर उसकी जांच कर रहा था। जब उस पत्थर के अंदर मौजूद सारा तरल खत्म हो गया, शौर्य ने अपने खंजर को उस पठार के बीच से ऊपर की ओर चला दिया। उसके ऐसा करते ही वह पत्थर 2 भागों में बट गया। जब सबके सामने वह पत्थर खुल गया, उन्हें उसके अंदर से एक बड़ा 7 रंग का क्रिस्टल दिखाई देने लगा। उस क्रिस्टल को रायचंद ने नजदीक जाकर देखा, पर वह उसे पहचान नहीं पाया। तभी कबीर वहां पर आकर बोला, इसे कॉस्मिक स्टोन कहते हैं।
इसका आम लोग अपनी शरीर के अस्थियों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। ये हीरे से ज्यादा कठिन होता है और इसे काटना और तराशना आसान नहीं होता। अगर आपके पास इसे काटने के सही औजार ना हो तो आप इसे नहीं काट सकते। कबीर अपनी बात को समझा रहा था, तभी शौर्य ने अपने खंजर को पकड़ा और उस क्रिस्टल को पत्थर के अंदर से अलग करते हुए रायचंद से बोला, मिस्टर रायचंद, आप इसका उपयोग करके गहने बना सकते हो और मैं आपको इसे काटकर तराश कर दे सकता हूं, पर मैं इस बात पर आपसे इन बड़े पत्थरों में से एक पूरा पत्थर लेना चाहूंगा। शौर्य की बात सुनकर रायचंद थोड़े सोच में पड़ गए। तभी कबीर बोला, इस क्रिस्टल से बने गहने उसे धारण करने वाले के शरीर के हड्डियों को धीरे धीरे मजबूत करते हैं, साथ ही उस व्यक्ति के शरीर को भी किसी पत्थर की तरह ये मजबूती दे सकता है। ये सुनकर रायचंद अविश्वास से बोले, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? ये सुनकर शौर्य उनके पीछे से बोला, है ना, मेरे पास इस बात का प्रमाण है, आप इसे ध्यान से देखिए। इतना कहकर शौर्य ने रायचंद को एक डेमो दिखाया। शौर्य ने उस क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला और उसे प्रणाली के हाथ पर रखा। फिर उसके बाद शौर्य ने पास की हथौड़ी उठाई और प्रणाली के उसी हथेली पर जोर से मारी जिस हाथ में उसने वह क्रिस्टल पकड़ा था। शौर्य के ऐसा करते ही सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद की, पर कुछ सेकंड बाद भी उन्हें चीख की आवाज सुनाई नहीं दी तो उन्होंने प्रणाली को देखा, जो बिल्कुल ज्यों का त्यों खड़ी थी। शौर्य फिर रायचंद को देखकर बोला, ये कोई आम क्रिस्टल नहीं है। अगर ये किसी को मिल गया तो वो पागल हो सकता है, क्योंकि इसके बनाए गहने आपको बंदूक की गोली से भी बचा सकते हैं और लंबे समय तक इसके बने गहने पहनने से आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। शौर्य ने बातों बातों में उस क्रिस्टल के उस टुकड़े को रायचंद के हीरे की बनी अंगूठी में लगा दिया। फिर शौर्य ने उस अंगूठी को विराज को पहना दी और उसके बाद अपनी बंदूक निकालकर विराज के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वह गोली विराज को टकराकर दूसरी ओर उड़ गई। ये चमत्कार किसी जादू से कम नहीं था। अब रायचंद की आंखें चमक गई। उन्होंने तुरंत शौर्य से कहा, मुझे इस क्रिस्टा को तराश कर दो, उसके बदले मैं इन शिलाओं में से एक शिला गिफ्ट में दे दूंगा। शौर्य की मुस्कान अब चढ़ी हो गई और फिर वह आगे बढ़ा और उन बड़े पत्थरों में से एक मध्यम आकार का पत्थर उठा लिया और उसे अभिमान को देते हुए बोला, इसे पकड़ो, इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो हम सबके लिए काम आएगी। अभिमान ने उस पत्थर को हाथ में पकड़ा और उसे अपनी दिव्य दृष्टि से जांचा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत उस पत्थर को उठाकर बगल में रख दिया। उसके चेहरे के हैरानी के भाव किसी से नहीं छुपे थे। फिर भी रायचंद इस वक्त बेहद खुश था। उसने इसे नजरअंदाज किया। तभी शौर्य की नजर गणेश और उसके टीम पर गई और उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती की है। शौर्य ने इनके सामने ही उस पत्थर के सारे राज खोल दिए हैं। शौर्य ने कबीर की ओर देखा और कुछ बड़बड़ाया। तभी कबीर अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वह गणेश और उसके टीम के सामने खड़ा था। कबीर ने अपने उंगलियों को गणेश के माथे पर रखा और उसकी सारी पत्थर से संबंधित मेमोरी को गायब कर दिया। उसके बाद उसने बिजली की तेजी से ये क्रिया उनके टीम मेंबर के साथ दोहराई। शौर्य ने फिर रायचंद को देखकर कहा, मिस्टर रायचंद, अगर आपको इसके बाद के पत्थरों के अंदर की चीजों के बारे में जानना है तो इस लुक्खे को आप घर भेज सकते हो। ये सुनकर रायचंद शौर्य का इशारा समझ गया और उसने अपना एक चेक निकालकर गणेश को दिया और उन्हें विदा कर दिया। उनके जाते ही शौर्य ने अगली शिलाओं को देखा और एक एक करके उन्हें कंटेनर से बाहर निकाला। उसके बाद शौर्य और कबीर उन पत्थरों के सामने खड़े हो गए और अपने जादुई खंजरों से उन्हें तराशना शुरू कर दिया।
इस वक्त शौर्य जिन पत्थरों को तराश रहा था उनके अंदर अवकाशीय हीरा था। ये एक दुर्लभ प्रकार का हीरा है जिसे आप सिर्फ उल्कापिंडों के अंदर ही पा सकते हैं। दूसरी तरफ कबीर ने भी ऐसा ही हीरा दूसरे पत्थर के अंदर से निकाला था। उस हीरे को शौर्य और कबीर ने रायचंद के सामने रखा और बोले, मिस्टर रायचंद, आपको सबसे बड़ी लॉटरी लगी है। ये अवकाशीय हीरा है। ये दुनिया का सबसे दुर्लभ हीरा माना जाता है। इनकी कीमत बिलियन डॉलर्स में होती है और आपके पास तो ये इतने बड़े पैमाने पर है कि आप बैठे बैठे अपने एक हीरे से एक पूरा देश खरीद सकते हो। इस एक हीरे की कीमत पूरे कनाडा या पूरे यूरोप के कुल जीडीपी से ज्यादा है। ये सुनकर रायचंद को आंखें चमक गई। उन्होंने शौर्य और कबीर दोनों के हाथ कसकर पकड़े और उनको धन्यवाद देने लगे। उसके बाद शौर्य ने आखिरी पत्थर को देखा और फिर वह रायचंद से बोला, मिस्टर रायचंद, ये पूरा का पूरा पत्थर उल्कापिंडीय लोहे से बना हुआ है। इसे सीधा भट्टी में डालकर पिघला दो और उससे आप कोई भी चीज बनोगे वह कभी भी खराब नहीं होगी और उसकी मजबूती इतनी है कि इसका सिर्फ एक एमएम पतरा भी एक एटॉमिक एक्सप्लोजन को झेल सकता है। शौर्य और उसके दोस्तों के ऐसे जादुई खुलासे रायचंद को पागल कर रहे थे। रायचंद खुशी के मारे एक बार अपनी बेटी और दूसरी बार शौर्य और उसके दोस्तों को देखकर हंसे जा रहा था। तभी विराज रायचंद को शांत करते हुए बोला, ओ चाचा, इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? अभी जरा ठंड रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये सारी चीजें आपको आबाद भी कर सकती है, साथ ही बर्बाद भी। इसलिए इन चीजों की सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है। तभी शौर्य ने कॉस्मिक क्रिस्टल को तराशकर एक थैली में भरकर रायचंद को दे दिया और बोला, मिस्टर रायचंद, आपको अब ये समझना चाहिए कि आपके पास इस दुनिया के सबसे रेयरेस्ट चीजें हैं, तो गलती से भी इसके बारे में किसी को भी पता चलने मत देना। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी नहीं, वरना तुम्हारे परिवार में खून की नदियां बहने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर रायचंद की सारी खुशी गायब हो गई थी, क्योंकि शौर्य और विराज ने उसे काफी डरा दिया था। तभी अभिमान किसी प्यार में पागल आशिक की तरह प्रणाली के पास जाकर उसके हाथ में शौर्य ने दिया हुआ डेथ गॉड बॉक्स रखता है और उसे एक्टिवेट करने की विधि बताकर शर्माते हुए निकलने लगता है। अभिमान की ये हरकत देखकर तीनों के माथे की नसें अब ठनकने लगी थी। तभी शौर्य का फोन बजने लगता है। उसे देखकर शौर्य तुरंत वहां पड़ा हुआ पत्थर किसी हल्की वस्तु की तरह उठाता है और दौड़कर वहां से भागने लगता है।